दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब आप बैंक में जाते हैं और कोई आपका ऑफिशियल वर्क होता है, अगर बैंक आपको उसको करने से मना कर दें या आनाकानी करे तो उस केस में आपको कौन कौन सी स्टेप्स आपको लेनी चाहिए और कौन कौन से गाइडलाइन है उनको आपको फॉलो करके आप अपना जो काम होता है एक लीगल वे में जो है बैंक से आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आइस गेट की वेबसाइट है। इसमें मैं एडी कोड से रिलेटेड आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैंने जब एडी कोड के लिए रजिस्ट्रेशन अपने आइस गेट पे कर रहा था तो इसका प्रोसेस मैंने कंप्लीट वीडियो आप लोगों को बताया था कि इसमें आइस गेट में अगर आपको एडी कोड के लिए अप्लाई करना होता है तो उसका क्या प्रोसेस है। तो बट उस केस में क्या हुआ कि मेरा एडी कोड के लिए मैंने जब अप्लाई किया था तो उसको आइस गेट यानी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो है उसको रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट करने के बाद मुझे उसका जो है बैंक से एक ऑथराइजेशन लेटर जो होता है वो लेना था। अब इस केस में ये वाला जो एडी कोड के लिए मैंने अप्लाई किया था तो इसमें मैंने अपनी चेकबुक जो थी उसको स्कैन करके पीडीएफ के अंदर और मैंने अपने डिजिटल सिग्नेचर से उसको वेरीफाई करके अटैच किया था। तो ये वाला डॉक्यूमेंट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट करने के बाद में इनकी ये रिक्वायरमेंट थी कि बैंक का जो होता है आपको जो ऑथराइजेशन लेटर होता है आपको वो आपको इसमें सबमिट करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी मैंने आज की डेट में उसको सबमिट भी कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे स्टेटस में पेंडिंग है। तो एडी कोड था वो मेरा आरबीएल बैंक जो थे कि जिसमें मेरा करंट अकाउंट है उसी का ये एडी कोड है और इसी का जो ऑथराइजेशन लेटर जो था बैंक ने मुझे आज इशू किया है। लेकिन इशू भी उन्होंने आज किया है लेकिन इसका लंबा प्रोसेस था क्योंकि मैंने इसके लिए जब 26 मार्च को मैं बैंक में गया था तब से लेके अब तक वो इसको मेरे को जो है एडी कोड इशू नहीं कर रहे थे। कुछ ना कुछ उसमें बता रहे थे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है आप इसमें बिल्ट्री होती है वो दे दीजिए, अपनी बैलेंस शीट दीजिए, अपने कस्टमर की डिटेल दीजिए जहां आपके ऑर्डर आपको डिस्पैच करने हैं। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें थी। लेकिन इसके अलावा जो मेन डॉक्यूमेंट थे मैंने उनको जो है रिक्वेस्ट लेटर उन्होंने मैंने अपने लेटर हेड पे दे दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोड मैंने उनको सबमिट कर दिया, जीएसटी सर्टिफिकेट मैंने उनको दे दिया, अपना पैन कार्ड उनको दे दिया, अपना आधार कार्ड यानी ऑल रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे। और इसके अलावा आइस गेट की जो डिटेल्स थी यानी कौन से कस्टम के पोर्ट से जाएगा उस पोर्ट की डिटेल, ईमेल एड्रेस और एड्रेस सब कुछ देने के बावजूद भी वो मुझे एडी कोड इशू नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद मैंने क्या किया, जो एक स्टेप होती है दोस्तों, यहाँ पर आपको जो कंप्लेन करनी होती है जब कोई भी अगर बैंक आपकी इस तरह से सुनवाई ना करे तो आपको आरबीआई जो होता है उसमें आपको इसकी कंप्लेंट करनी होती है। तो कंप्लेन करने के लिए यहाँ पे ये यूआरएल आप देखेंगे cms.rbi.org.in आपको इस पे जाना है और इसके साथ भी आपको यहाँ पे होता है फाइल ए कंप्लेंट। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ इसका यूआरएल मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो जैसे आप फाइल कंप्लेंट करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको अपनी बेसिक डिटेल कंप्लीट देनी होती है और देने के साथ ही आपको कुछ यहाँ पे कैप्चा कोड है वो एंटर करके अपनी कंप्लेंट की आपको शुरुआत करनी है। जैसे कि मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं लेकिन मैं मेन पॉइंट्स आपको दिखा देता हूँ कि उसके बाद आपको क्या करना होता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप कैप्चा कोड एंटर कर देते हैं उसके बाद में आपको अपनी नेम डालना है और अपने मोबाइल नंबर आपको इसमें डालना होता है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में एक फॉर्म फिलअप करने होते हैं यानी आपकी कंप्लेंट कौन से बैंक से रिलेटेड है, कौन से स्टेट में है, आपका अपना एड्रेस वगैरह, मतलब एक नॉर्मल सी स्टेप्स होती है वो स्टेप्स आपको सारी फॉलो करनी होती है। लेकिन ये सारी की सारी स्टेप्स आप जब फॉलो करेंगे कि जैसे कि आपने बैंक में अगर आपने अपनी कंप्लेन इरेज की है तो विद इन 30 डेज यानी कि 30 दिन के बाद, इससे पहले अगर आप नहीं कर सकते। आरबीआई का ये रूल है कि आपको अगर बैंक में जाते हैं और आपने अगर डॉक्यूमेंट अपने सबमिट कर देते हैं और वो 30 दिन तक उस पर कोई आपके जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं उस पर अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो उस केस में आप 30 दिन के बाद आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हैं। तो मेरा केस जो था 26 मार्च को था, 26 मार्च से मैं गया था वहाँ पे बैंक में, तो अप्रैल और मई तो मेरे यहाँ पे आप देखेंगे अप्रॉक्स 40 से 50 दिन का यहाँ पे टाइम हो गया था और वो मुझे एडी कोड इशू नहीं कर रहे थे। तो मैंने इसकी कंप्लेन जो है आरबीआई के अंदर कर दी थी और कंप्लेन करने के बाद जो उसका क्या मतलब एक्शन रहा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं कि जब आप कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेन करने के बाद में आपको इस तरह से देखिए कंप्लेन का जो स्टेटस था, मैंने इसमें कंप्लेन की थी 3 मई को, यानी 3 मई को मैंने इसमें कंप्लेन की थी और मैंने अपना जो 26 मार्च को इन्होंने टाइम दिया था कि 26 मार्च को मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है बैंक में सबमिट कर दिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो है बैंक मुझे एडी कोड का जो ऑथराइजेशन लेटर होता है वो इशू नहीं कर रहा।
तो ये वाली कंप्लेन होती है। इसमें यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेप थी, यानी कि फर्स्ट स्टेप के अंदर ही मेरा ये कंप्लेन का एक्शन हो गया था। और एक्शन होने के बाद में क्या एक्शन हुआ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं अपनी मेल आईडी आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। जैसे ये वाली मेरी मेल है, इसमें जो आज की डेट है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये वाला आप देखेंगे कि जो कंप्लेंट नंबर था मेरा, इसमें आप देखेंगे कंप्लेंट नंबर ये रहा। अब इस केस में क्या होता, 3 तारीख को मैंने कंप्लेंट की थी और 3 तारीख को कंप्लेंट करने के साथ ही आज आप देखेंगे 14 तारीख है। तो 14 तारीख के अंदर यहाँ पे पूरी कंप्लीट डिटेल उन्होंने मेंशन की है। ये जो है आरबीआई की कंप्लेंट जो था, कंप्लेंट का इन्होंने रेफरेंस नंबर इसमें दिया था कि आपकी जो रेफरेंस नंबर है इसी के बेस पे, और इन्होंने स्टार्टिंग में मेरा नेम देते हुए दिया कि इसके आपका जो कंसर्न था, यानी इसमें आप देखेंगे रेफरेंस नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया। और मेंशन करने के साथ ही इन्होंने बताया कि एडी कोड से रिलेटेड जो है आपकी क्वेरी थी, और इस क्वेरी से रिलेटेड उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हमने जो है यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि यानी उन्होंने, बैंक ने मेरे से जो है कांटेक्ट किया है, और कांटेक्ट करने के साथ ही जब मैंने उनको बोला कि मैं 14 तारीख, यानी अब कल मेरे को उन्होंने कॉल किया था, और कॉल करने के साथ ही 14 तारीख को मैं बैंक में विजिट करूंगा, और विजिट करने के साथ ही वो मेरे को जो है एडी कोड इशू कर देंगे। यानी बैंक का कहना था कि हमने आपका एडी कोड का जो ऑथराइजेशन का लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो कंप्लीट हमने तैयार कर दिया है, और आप हमारे बैंक में ब्रांच में आके आप कभी भी अपना जो है बैंक का एडी कोड और ऑथराइजेशन लेटर आप ले सकते हैं। और यहाँ पर आप इन्होंने साफ दिया कि हमने 13 तारीख को उनसे जो है कांटेक्ट किया है, और करने के साथ ये पूरी की पूरी मेल है, यानी एक कम्युनिकेशन चल रहा है इसके अंदर, मेल के अंदर। और ये तो हो गया कि आरबीएल बैंक का जो हेड ऑफिस होता है वहाँ से जो उनके नोडल ऑफिसर होते हैं उनकी तरफ से मेल मुझे रिसीव हो गई। अब रिसीव होने के बाद में क्या होता है, यही मेल जाती है आरबीआई के पास, क्योंकि उनको भी क्या होता है, आरबीआई को इसकी जो कंप्लेन करनी होती है कि हम आपकी जो कंप्लेन हुई है उस पर आपने क्या एक्शन लिया। तो एक्शन लेने पर क्या होता है वो भी दिखा देता हूँ। ये तो बैंक की तरफ से मेल थी कि बैंक ने मेरे को जो है, बैंक का मैनेजर का मेरे पास कॉल भी आया था, और 2 से 3 बार मेरा उन्होंने कम्युनिकेशन हुआ था। कम्युनिकेशन करने के साथ उन्होंने कहा कि हम आपका जो एडी कोड इशू कर रहे हैं, और आप हमारी ब्रांच में आके कभी भी आप ले जा सकते हैं। तो एक प्रोसेस ये हो गया। अब उसके बाद में क्या होता है कि सीआरपीसी जो ये होता है दोस्तों, ये होता है आरबीआई की तरफ से जो है, ये मेरे पास इसका रिप्लाई आया कंप्लेन का कि आपका जो केस आईडी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया, और मेंशन करने के साथ ही यहाँ पर जो होता है कि पूरा नाम लिखा होता है, मेरा नाम इन्होंने लिखा। लिखने के साथ ही आप देखेंगे कि मेरा जो कंप्लेन नंबर था, कंप्लेन नंबर यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, और डेट भी इन्होंने मेंशन किया है कि 3 तारीख को अपनी कंप्लेन लॉन्च की थी। और इसके रिगार्डिंग इन्होंने यह साफ साफ लिखा है, बैंक की तरफ से ये उनके पास ये रिप्लाई गया था मेल का, जो मैंने अभी आपको जो बैंक की मेल दिखाई थी, मेल के अंदर सेम ये चीज़ लिखी हुई थी कि उन्होंने मेरे को जो कांटेक्ट किया था 13 मई को कांटेक्ट किया था, और 14 मई को, क्योंकि 13 मई को मैं अपने थोड़ा सा जा नहीं पाया था बैंक में, और मैंने अपने अगले दिन यानी आज का दिन वहाँ पे फिक्स किया था। तो यहाँ पर तब मैंने आज वहाँ गया, और जाने के साथ ही मैंने अपने जो है एक लेटर हेड पे इशू किया कि जो उनको जो इसके चार्जेस होते हैं इसके एडी कोड के, उन्होंने 500 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज करके 590 का इन्होंने जो है मेरे से चार्ज लिया। और लेने के बाद में अब इन्होंने कह दी ये वाला कमेंट, यानी कि जो कंप्लेंट थी उसका रिप्लाई इन्होंने आरबीआई को भेजा, और आरबीआई ने मुझे इसका रिप्लाई दिया, और ये इन्होंने कहा कि आप हमें 5 दिन के अंदर जो है अपडेट दीजिए, और अगर 5 दिन के अंदर आप अपडेट नहीं देते हैं तो ये माना जाएगा कि आपकी जो कंप्लेन है वो रिजोल्व हो गई है। अगर मान के चलो दोस्तों, अगर कोई भी बैंक अगर आपका अगर इस तरह से कंप्लेन, जब आप बार बार अगर बैंक में 3 से 4 मैंने उसमें बैंक में चक्कर लगाए, और लगाने के बाद ही मैंने कंप्लेन रेज की है, क्योंकि मुझे लग गया था कि अब ये बैंक जो है मेरे को ज़्यादा चक्कर लगवाएंगे और मेरा काम नहीं करेंगे, तब जाकर के मैंने इसमें आरबीआई में कंप्लेन की थी। आरबीआई की कंप्लेन करने के बाद विदिन 7 डेज़ के अंदर पूरे के पूरे जो होता है कि डिपार्टमेंट जो हरकत में आ गया, और आने के साथ ही मेरे को एडी कोड जो था सेम डे पे इन्होंने इशू कर दिया। अब एडी कोड की जो फॉर्मेट है वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आप देखेंगे कि ये मेरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मेल थी, और ये अगर आप कंप्लेन करते हैं तो उस पर एक्शन लिया जाता है आरबीआई की ओर से। ऐसा नहीं है कि आपकी कंप्लेन को पे एक्शन नहीं लिया जाता है। तो कंप्लेन की मैंने पूरी डिटेल आपको बताई है, और डिटेल के साथ ही जब मैंने इस कंप्लेन को, जब मेरा एडी कोड मुझे इशू हो गया, तो एडी कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एडी कोड, ये वाला जो एडी कोड है आरबीआई ने आज की डेट में इशू किया था। हालांकि इसको इशू तो उन्होंने 13 तारीख को ही कर दिया था, आप देखेंगे 13 मई को ही उन्होंने कर दिया था, लेकिन मैं जो 13 मई को बैंक में जा नहीं पाया था, और मैं गया था आज की डेट में 14 मई को, तो इन्होंने मेरे को ये फाइनल जो है आज की डेट में मेरे को ये एडी कोड इशू कर दिया। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एडी कोड के अंदर आपकी कंप्लीट डिटेल आती है, आपका बैंक अकाउंट का नंबर आता है, और इसके साथ ही आपका एड्रेस आता है, आपकी फर्म का जो
नेम होता है, जीएसटी डिटेल भी इसमें आती है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है वो भी डिटेल होती है। और ये बैंक की तरफ से ऑथराइजेशन लेटर है एक तरह का, क्योंकि इस लेटर के बेस पे ही आपको, मैंने अभी आइस गेट की जो आपकी साइट दिखाई थी इसके अंदर आप देखेंगे ये पेंडिंग में आ रहा है। तो ये पहले मैंने इसको जो या रिजेक्टेड आ रहा है, तो रिजेक्टेड इसलिए आ रहा था कि मैंने इसमें चेकबुक जो थी अपनी उसको पीडीएफ में स्कैन करके अपने डिजिटल सिग्नेचर जो होता है डीएससी से इसको वेरीफाई करके सबमिट किया था। तो अब यहाँ पर ये वाला जो डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही डॉक्यूमेंट मैंने इसके अंदर आइस गेट की वेबसाइट के अंदर एज ए पीडीएफ, यानी मैंने इसको स्कैन किया, स्कैन करके जो डीएससी होता है यानी डिजिटल सिग्नेचर जो होता है उससे वेरीफाई करके मैंने यहाँ पे आइस गेट पे इसको अपलोड किया है। और ये जब वेरीफाई हो जाता है, वेरीफाई का मतलब यहाँ से अगर ये अप्रूव्ड हो गया तभी आप अपने इंटरनेशनल ऑर्डर जो होते हैं वो आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अदरवाइज अगर इन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया तो इस केस में क्या होता है कि कस्टम की ओर से आपके जो भी इंटरनेशनल ऑर्डर होते हैं वो वहाँ पे होल्ड हो जाएंगे और आगे एक्सपोर्ट नहीं हो पाएंगे। तो जब तक आपको आइस गेट पे अप्रूवल नहीं मिलता है, और वो अप्रूवल आपको तभी मिलता है जब बैंक की तरफ से आपको बैंक ऑथराइजेशन लेटर जो होता है, जो लेटर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये बैंक ऑथराइजेशन लेटर जो होता है ये इशू किया जाता है। और ये इशू करने के बाद जब आप इसको आइस गेट पे अपलोड करते हैं तो इसमें आप अपलोड करने के बाद में जब आइस गेट की जो ये यहाँ पे अगर अप्रूव्ड हो जाता है, होने के बाद ही दोस्तों आप अपने स्टोर पे या कोई भी अगर आपका ऑर्डर होता है उसको आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यानी कोई भी अगर इंटरनेशनल ऑर्डर होता है उसको बाय करना चाहते हैं तो आप बाय भी कर सकते हैं, और उसको सेल करना चाहते हैं तो आप सेल भी कर सकते हैं। तो एडी कोड जो होता है बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है, कि कोई भी अगर आपको एक्सपोर्ट करना होता है तो एडी कोड और जो आईईसी होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, इन दोनों के बिना आप अपने ऑर्डर्स जो होता है इंटरनेशनल लेवल पे डिस्पैच नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये सिंपल सी स्टेप होती है, जो स्टेप्स आपको अगर कोई भी बैंक अगर आपका लीगल वे में कोई ऑफिशियल वर्क अगर आपका नहीं करता है, अगर विद इन 30 डेज आपके कंप्लीट हो जाते हैं, 30 डेज कंप्लीट होने पर भी अगर आपका काम नहीं होता है तब जाकर के दोस्तों आपको ये स्टेप्स आपको लेनी होती है। आरबीआई में आपको उसकी कंप्लेन करनी होती है, और जब आपकी कंप्लेन जो होती है वो अगर रिजोल्व हो जाती है तो रिजोल्व होने के केस में आप उस कंप्लेन को विड्रॉ भी कर सकते हैं कभी भी। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ मैंने फोटोज मैंने इसमें कैप्चर किए थे, तो जब मैंने विड्रॉ कर रहा था तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मैं इसमें ऑप्शन होता है आपका, ये देखिए कि कोई भी अगर कंप्लेन जब आप करते हैं तो अगर आपकी जो कंप्लेन जो पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि आपका 4 से 5 दिन में भी अगर आपकी कंप्लेन इसमें रिजोल्व नहीं होती है तो यहाँ पे एक अपील का होता है, आप इसकी अपील भी कर सकते हैं, यानी कंप्लेन को आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं, बैंक के खिलाफ आप एक्शन भी ले सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपकी कंप्लेन रिजोल्व हो जाती है तो आप पहली स्टेज पे ही इसको विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करके दिखा दी है कि इस तरह से जो है आपको पूरी मेल आ जाती है। जब विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने अपनी कंप्लेन को जो है विड्रॉ कर लिया था, करने के साथ ही मैंने इसको सबमिट भी कर दिया था, क्योंकि मेरी कंप्लेन रिजोल्व हो गई थी। मुझे ये बैंक ने जो है ऑथराइजेशन लेटर जो होता है उसकी तरफ से इशू कर दिया था, और करने के साथ ही मैंने इसको आइस गेट पे भी अपलोड कर दिया था। तो ये जब आपका एडी कोड अप्रूव हो जाता है, होने के बाद ही आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रोसेस फॉलो करके आप इसका अप्रूवल मुझे मिलता है या नहीं मिलता, मैं इतनी अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, लेकिन इन स्टेप्स को आप फॉलो करके बैंक से आप अपना लीगल वे में कोई भी अगर काम होता है तो आप उसको कर सकते हैं। बस आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है। यहाँ पर ये जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा कि आरबीआई में अगर आपको कोई भी कंप्लेंट करनी होती है तो उसके लिए कौन से यूआरएल पर आपको जाना होता है। यूआरएल आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, cms.rbi.org पे आपको जाके और इसमें जो है आपको कंप्लेन रेज करनी होती है, और उसके आके कंप्लेन करने के बाद में विद इन 7 to 10 डेज का आपको वेट करना होता है, और उसके बाद आपकी कंप्लेन जो है रिजोल्व हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।